जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें मेलोडी किंग कहा जाता है, जो संगीत की दुनिया के बादशाह हैं। कई दशकों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अबू मलिक साहब की। अबू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय अबीर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। आपका इंट्रोडक्शन है, मगर ना तो मैं कोई कॉन्कर किया म्यूजिक की वर्ल्ड को, मगर मैं संगीत की दुनिया में पैदा हुआ हूँ। संगीत के मेरे माँ बाप और मेरे मामा सर जयपुरी, मेरे भाई अन्नू, सब लोग हैं। और मैं ज़्यादातर शो की दुनिया से म्यूज़िक का ताल्लुक़ रखता था, मगर पिछले सालों में मैंने बेशुमार नए गाने रिकॉर्ड किए और उससे थोड़ी पहचान हुई है संगीत की दुनिया में। उस बात की बड़ी खुशी है मुझे। सर, पिछले करीब 2 वर्षों से इंडस्ट्री बिल्कुल बंद सी पड़ी थी, लोग परेशान थे। अब सब कुछ ओपन हो चुका है। कितने खुश हैं इस बात को लेकर के? बहुत खुशी इसलिए है क्योंकि एक तो ये जो महामारी थी, इससे लोगों को बेतहाशा परेशानी थी। और परेशानी यानी कि गरीबी, मुफलिसी, कामकाज नहीं और बीमारी साथ में। हर घर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो जान गई है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा हिंदुस्तान में जहाँ लोग के घरों में कोई ना कोई ट्रेजेडी ना हुई हो। उसके अलावा कामकाज तो बंद हो ही गया था, वो हमारी फील्ड में नहीं था, हर फील्ड में कामकाज बंद था। और इसका दुख बहुत था कि भाई लोगों की रोटी रोजी पे इतना इफेक्ट हुआ। जब ये खुला तो ये आप समझो कि एंटरटेनमेंट तो सबसे बाद जाके खुला है, बाकी चीज़ें तो खुल गई थी और अच्छी हो रहा था। और एंटरटेनमेंट खुलने के बाद भी वैसा कुछ जोर अभी तक आया नहीं है। इस बात का डर बहुत है कि आगे होगा क्या। एक नया दिशा शुरू हो गया था। मैं रिसेंटली कोई चैनल पे, टाइम्स नाउ के चैनल पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था, जब उन्होंने पूछा था कि आपको क्या लगता है क्यों नहीं जा रहे थिएटर में लोग। भाई नहीं जा रहे क्योंकि एक तो उनके पास शायद पैसे नहीं होंगे, पता दूसरी पिक्चरें तो चल रही हैं, भाई दूसरी पिक्चर वो सेलेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो हर चीज़ देख लेते थे, उनके लिए आउट। अब नहीं, अब तो जहाँ उनको लगता है कि साउथ के प्लेटफॉर्म की बहुत सक्सेसफुल फिल्में RRR ये सब चल रही है, पुष्पा चल रही है, फिर हिंदी बेल्ट की फिल्में नहीं चल रही। वो शायद कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें अपना फॉर्मेट। एनीवे, अभी तक वैसी ऑडियंस आई नहीं है थिएटरों में, और जब तक थिएटरों में ऑडियंस नहीं आएगी तो हर तरह के जो भी है, वो संगीत हो, स्क्रिप्टिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, हर फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट में बहुत बुरी हालत है। तो ये हाल जब तक सुधार तब आएगा जब बॉक्स ऑफिस के कैलेंडर कैशियर टिंग 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 बजेगी, मतलब पैसा अंदर है। मुसीबत की बात। आपको नहीं लगता कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसका असर है? शायद सिनेमाघरों में पब्लिक नहीं जा रही है। बहुत बड़ा असर है। एक तो आप देखिए ना, जो काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आप OTT पे मिल जाते हैं वो आपको सिनेमा में मिलेंगे नहीं। आज तक सिनेमा वही डांस ये वो वही, जिस तरह से वो पुराने ख्यालात, पुरानी फैमिली ड्रामास, पुराने वो इस तरह। वो जो नए फिल्म मेकर्स हैं, वो अगर सिनेमा उनको नहीं मिलता तो OTT प्लेटफॉर्म पे अपना आर्ट बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप डार्लिंग्स को देख लो, इट्स सच अ एंजॉयबल फिल्म टू वॉच। तो ऐसी फिल्म्स और थ्रिलर्स और इस तरह का क्रिएटिव फॉर्म सिनेमा में अभी तक हमें देखने नहीं मिला। अक्षय का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वेयर ही हैज सेड कि मेरा पूरा ब्लेम सिलेक्शन का है, क्योंकि मुझे लगता है अब जो ऑडियंस को चाहिए वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं इसका ब्लेम अपने आप लेता हूँ कि मेरी फिल्में क्यों नहीं चली। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं अब अपना पूरी वो टीम को बदल के उन लोगों से बात करूँगा जो मुझे बताएंगे कि भाई क्या चल जाएगा। यानी कि जो एक प्रचलन चला आ रहा था, बार बार एक ही तरह की फिल्में या एक ही तरह की एक्टिंग, अब वो नहीं करना है। अपने सिलेक्शन पे अभी ट्रस्ट नहीं था। कहता अब वक्त बदल गया है, और विच इज अ वेरी मैच्योर, बहुत ही मैच्योर बात कही कि भाई अब वक्त बदल गया और मुझे शायद मेरी जो सिलेक्शन है, जो मैं सिलेक्शन करता ये मेरी चलेगी पिक्चर, ये मेरी, वो अब नहीं चल रही। यानी कि किसी और ऑडियंस को कुछ और देखना है, ऑडियंस की सिलेक्शन कुछ और है। तो मेरी टीम मेरे आसपास भी वैसी होनी चाहिए जो मुझे वो और की तरह लेके। एज एन एक्टर वो तो कोई भी रोल निभा सकते हैं। आई थिंक इट वाज अ वेरी मैच्योर एंड वेरी नाइस इंटरव्यू दैट ही हैज गिवन। ही हैज टेकन द ब्लेम फॉर द फिल्म्स नॉट डूइंग वेल फॉर हिम, उनकी जो फिल्में ना चली। तो चलो लेट अस सी, मगर मुझे नहीं लगता कि दैट इज द एंटायर रीजन। द रीजन ये भी है कि OTT प्लेटफॉर्म, जो कंफर्ट घर में, मैंने बोला 75 इंच के स्क्रीन पे देख लेंगे, हम बैठे हैं घर में, कौन जाके 5,000 रुपये खराब करेगा जब घर में सब पिक्चर देखने मिल जाती है। आई नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लेटेस्ट फिल्में आ जाती हैं टेलीविजन पे। अब देखो RRR भी
नेटफ्लिक्स, हाँ इतनी एक्सपेंसिव फिल्म बट यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स. पुष्पा यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स. कमाल कमाल के 2-3 बार देख लो, दे आर सो एंटरटेनिंग. मगर अगर आप देखा जाए तो ये 1-2 महीने में पिक्चरें आ जाती हैं. दैट इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑन द बॉक्स ऑफिस. तो ये भी सोचना पड़ेगा फिल्म मेकर्स को कि थिएटर्स में कैसे लेके आए लोगों को वापस. और थिएटर में जब तक नहीं जाएंगे तब तक फ्यूचर बहुत बुरा. आपको नहीं लगता कि साउथ धीरे धीरे कैप्चर करता जा रहा है बॉलीवुड को? साउथ के लोग बहुत डेडिकेटेड और हार्ड होते हैं. वो अपने क्राफ्ट को ना सबसे बड़ा मानते हैं. वो ये नहीं देखते कि इसने कितना पैसा, इसका कितनी और रुकात है, ये कितना. उनके हीरोज हों, उनके डायरेक्टर्स हों, उनके राइटर्स हों, दे हैव मैडनिंग व्हाट यू कॉल डिवोशन टू देयर क्राफ्ट. क्या आप ये मानते हैं बॉलीवुड ज्यादा पैसे को देखता है और साउथ जो है ज्यादा अपने काम पे ध्यान देता है? मेरा ये कहना है, वो हमारे जो डायरेक्टर्स, हमारे जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड वे में काम करते हैं. अब कहते खाली पेट जो पहला पिक्चर डायरेक्टर बनाता है, जो भी पहली पिक्चर देखो, पहली जो वो सुपर डुपर होती है, भले उसकी दूसरी पिक्चर तीसरी पिक्चर और डब्बा, बिकॉज वो इतना पैसा लाके उसमें डब कर देते हैं कि उन्हें शायद जिंदगी में इतना पैसा देखा नहीं होगा और वो रिलैक्स हो जाते हैं. आई थिंक क्रिएटिव ताले लग जाते हैं, दिमाग पे ताले लग जाते हैं. जैसे पेट भर जाता है, यहाँ के रेंज के लोगों के दिमाग के ताले लग जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये फैक्ट है. जैसे ही यहाँ पेट भर जाते, यहाँ के लोगों के दिमाग के ताले लग जाते हैं. वेयर वहाँ वो और भूखे हो जाते हैं. उनको कोई अपने सक्सेस से और अपने पैसों से या अपने रुसूखात से या अपने, उनको कोई लेना देना नहीं है. उनको अपने क्राफ्ट की डेडिकेशन. हमारे भी ये जो टॉप एक्टर्स हैं, उनके क्राफ्ट की डेडिकेशन कमाल है. अमिताभ जी है, सलमान खान है, ऑल दिस बिग एक्टर्स आल्सो, आमिर खान है. उनकी क्राफ्ट की, पर उनकी टीम भी सपोर्टिव होनी चाहिए ना. वैसे अब वो साउथ के फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उनको लेने के लिए, सब आ रहे हैं लेने के लिए, सब कर रहे हैं उनके लिए काम. आमिर खान साहब की बात चली है, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है इंडस्ट्री में, बायकॉट वाला. तो आपको नहीं लगता इसमें भी राजनीति होने लगी है? अब ये बॉयकॉट की वजह से हुआ या क्या? अभी वो जो फिल्म थी रणबीर कपूर की जो फिल्म आई थी, यश शमशेरा. मैंने देखी बैठ के, कैसे चल सकती थी इस टाइम पे. मैं बैठ के पिक्चर देखी तो मतलब किस प्लान से वो पिक्चर बनाई थी, क्या प्लान से. मे भी 4-5 साल पहले रिलीज होती जब ये बनाई थी, तो मे भी वो उसका जो टाइम फैक्टर था, वो 4-5 साल के अंदर वो चीज़ें बदल चुकी हैं. अब वो कौन जाएगा देखा डेकॉर्ड हो रहा है कोई विलर. वो बनाना चाहते थे फ्यूरी रोड या वो जो पिक्चर है ना मैड मैक्स की सीरियल, मैं उस तरह के उनके दिमाग में मैकेनाज गोल्ड, ये इसका हैश उसका हैश, वो बनाना चाहते थे वैसा कुछ, मगर वो वैसा नहीं था, वो कुछ और ही था. ये मे भी 5 साल पहले शायद ये 5 साल पहले क्लिक हो सकता था मे बी. जब लोग थिएटर में जाते थे, उनको चलो यार, क्योंकि उन्होंने शूटिंग बहुत मेहनत से की थी, हर चीज जमा के किया था, उसके बावजूद व्हेन यू लुक एट इट जॉइंट, यू सी व्हाट इज दिस. इट वाज एग्जैक्टली लाइक दिस. हाउ इज लाइक क्या, कौन सा हीरा है, कहाँ रह रहे हैं, कौन है ये लोग, कैसे आ गए. पीपल आर नॉट कनेक्टेड. दैट इज व्हाई व्हेन यू कैन नॉट कनेक्ट विद योर ऑडियंस, पीपल विल नॉट एंजॉय इट. कोई कनेक्शन ही नहीं है. हमारे वहाँ तो कोई मैड मैक्स का फ्यूरी रोड का हिसाब है नहीं. आपने फ्यूरी रोड तो पता नहीं देखी कि नहीं, जो मैड मैक्स की सीरीज होती है, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ से वो फिल्म बनी है और क्या हुआ है. तो आई फेल्ट वेरी सरप्राइज. बट इफ अ गुड फिल्म इज देयर, इज गोइंग टू रन नो मैटर. सुनने में आ रहा है इस बार बिग बॉस का हिस्सा सलमान खान नहीं होंगे. आप भी बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं, क्या लगता है उनकी जगह कौन ले पाएगा? ऐसा लगता है बिग बॉस विदाउट सलमान खान इज नॉट बिग बॉस एट ऑल. ऐसा क्योंकि उन्होंने इतना डिवोशन और इतना हार्ड वर्क करके उस शो को, जिस तरह से वो इन्वॉल्व होते हैं, मैं कभी कभी सोचता था कि ये इतना कैसे जानते हैं सब खेल पाए, कैसे देखते हैं एक एक चीज, कैसे उनको पता है क्या है, एक एक कैरेक्टर के उनको पता होता है कि पूरे हफ्ते में क्या किया, हाउ, कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उनको पता है. तो दैट मीन्स ही मस्ट बी स्टडिंग ईच एंड एवरी पर्सन. तो वो सब मेहनत करने वाला कौन है जो इतना टाइम डिवोट करेगा और वो शूटिंग उस ढंग से होगी और जिस तरह का वो स्टाइल, पेनाश, जो उनका बात करने का तरीका है, गुस्सा होने का तरीका. आई डोंट सी एनी एक्टर रिप्लेसिंग. कैन यू सी अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति विदाउट अमिताभ बच्चन? You cannot. I can't. You cannot. So similarly, you cannot see this show without Salman Khan. मुझे लगता है कोई सॉल्व होगा. I don't think I see it too
I don't believe it. I personally don't believe it. Salman Khan will be there and 100% he'll be back. आजकल एक चीज और नई होने लगी है कि इंडस्ट्री के लोगों को धमकियां मिलने लगी हैं। हाल फिलहाल में सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद पारस सलूजा को धमकी मिलती है और अभी कुछ दिन पहले ही सोनाली फोगाट जी का सुनने में आया कि इनको हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है, लेकिन अब कंफर्म हो गया उनका मर्डर हुआ है। तो क्या इंडस्ट्री के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ कुछ ऐसी चीजें घटती रहती है लेकिन वो बताते क्यों नहीं है पब्लिकली आकर के मेरे साथ ये समस्या है, और अचानक ही कोई इंसिडेंट घट जाता है, उसके बाद जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनकी भी गलती है? मुझे जहाँ तक ख्याल आता है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट को भी मिक्स नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट की जो फील्ड है एक्टर्स है पॉपुलर हो जाते हैं, बट पॉलिटिक्स की गेम तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो हमारे देश को संभाल रहे हैं और हमारे देश को आगे की तरक्की के राह पे ला रहे हैं, उनके ऊपर तो इतना बड़ा बोझा है और इतनी डिफिकल्टी है क्योंकि इतना वेरीड हमारी कंट्री है। इतने टाइप ऑफ रिलीजन, कास्ट और ऊंच नीच, पता नहीं, गरीबी, मुफलिसी, साथ में एक तरफ रिचेज इतने बड़े बड़े, वो डिस्पैरिटी कितनी बड़ी है, उसको बैलेंस करना और लोगों को खुश रखना और फिर देखना कि देश तरक्की, ये तो ऊपर वाले की मुजस्सा है जिससे देश चल रहा है। तो जो भी ये कर रहे हैं उनको हैट्स ऑफ कि भाई कमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक आर्टिस्ट को उस फील्ड में नहीं आना चाहिए। जब ये आर्टिस्ट आता है तो उनको समझ ही नहीं आती कि क्या होता, तो हर चीज़ को न्याय अन्याय ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। यानी कि उनको भी यही लगने लगता है यहाँ पे भी हमें एक्टिंग ही करनी है। हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। पॉलिटिक्स ब्लैक और व्हाइट नहीं है। पॉलिटिक्स सस्टेनेंस है। पॉलिटिक्स के अंदर एक नेता को ये भी देखना पड़ता है कि हाउ टू बैलेंस द इनइक्वालिटीज, हाउ टू बैलेंस, किसको क्या बोलना है, कब बोलना है। कहीं उसको लोग बोल रहे हैं उसको बुरा बोलो, इसने ये किया है, मगर उसके बुरा बोलने से तो और 10 लोगों की जाने जा सकती है, तो चुप रहना पड़ता है उनको। तो ऐसे तरह के पॉलिटिक्स को बैलेंस करना पड़ता है। मे बी सोनाली फोगाट एंड ये लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, इन्होंने अपने इर्द गिर्द से दुश्मन भी खड़े कर लिए होंगे और ये दुश्मनी की वजह से ही ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड इवन मूसावाला केस कुछ ऐसा होगा अंदर जिससे वो अंदर झगड़े हो जाते हैं। और पंजाब साइड में ये सब, पंजाब साइड में क्या कहीं भी, यहाँ तो ऐसा है कि जो चिढ़ गया, जो पोजीशन ऑफ पावर में है, वो कुछ ना कुछ कर बैठे। तो ऐसा हो गया इंसान सबके साथ। जो पॉलिटिक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स से दूर है, वो तो सेफ है ना, वो तो नहीं पढ़ रहे ना किसी को, ना इधर बोल रहे, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। आपका जो काम है वो आप करिए, मैं जो काम करता हूँ मैं करें। हर किसी को अपना उनका काम साझे है। दूसरे के काम में पाँव डालोगे तो कहीं ना कहीं कोई पाँव काटने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है। आपका अभी एक गाना रिलीज हुआ है, कितना प्यार मिल रहा है दर्शकों का? मैंने एक प्लान बनाया था, जो मुझे ऐसा लगा जब मैं म्यूजिक बना रहा था कि मैं किसी के पास जाऊं कि बोला मेरा एक गाना रिलीज कर दो, तो मैं उल्लू का पट्टा लगूंगा। तो मैंने क्या किया था, जिन्होंने दुनिया भर के गाने रिलीज किए हैं, दुनिया के इतने सारे स्टार बना दिए हैं, जो आज इंडस्ट्री के बड़े नामचीन कलाकारों में आते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई गाना रिलीज कर दे। हाँ, तो मेरा ये तो कोई हेल्प करने तैयार नहीं था। क्या क्यों मेरी आपकी हेल्प कोई करने के लिए तैयार नहीं था? कोई रिकॉर्ड कंपनी नहीं, कोई नहीं, नोबडी। और मैंने यूनिवर्सल ने मेरे से हाथ पर जो कि मेरा जो पहला रिकॉर्ड था अमेरिकन ब्लड रिलीज किया था, पहला रैप का रिकॉर्ड था इंडिया में, 2005 में रिलीज हुआ था। वेरी फेमस हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन ब्लड। जब मैं उन्हीं के बाद अपना कोई गाना लेके गया तो कहते नो वी कांट रिलीज इट। तो ऐसे करके आपको रोकना चाहूंगा, जब आप इंडस्ट्री के इतने मजबूत पिलर हैं, आपको इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो जो लोग अपने सपने लेकर के यहाँ आते हैं, न्यू कमर हैं, उनका क्या होता होगा? तो फिर मैंने उनको सबको राह बताई ना क्या करना है। उन्होंने तो पहले से ही अपनी राह बना ली थी। OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो गए थे म्यूजिक के लिए, बहुत बेस है, about 220 या 225 चैनल, हर आदमी अपना गाना लोड कर सकता था, वो रिलीज हो रहे थे वर्ल्ड में। यूट्यूब आ गया था, बहुत सारे फॉर्मेट्स आ गए थे, तो एक आउटलेट मिल गया था म्यूजिक का। मगर वो एक गाना रिलीज करके उसके ऊपर दंदनाना खुश होना, तो मेरे को बेवकूफ़ लगा। 6 फुट 2 इंच का आदमी जा रहा है, मेरा एक गाना रिलीज कर दो। तो मैंने 200 गाने रिकॉर्ड कर दिए। अब 200 गाने रिकॉर्ड, अब क्या करूँ, हर हफ्ते में एक गाना रिलीज करता हूँ, हर हफ्ते एक ब्रांड न्यू सॉन्ग। क्योंकि मैं कई बड़े बड़े म्यूजिशियन से पूछता था कि खुशवंत सिंह के राइटर थे, तो हर दिन सुबह 5 बजे उठ के 1994 जो भी उनकी उम्र थी, तब तक वो लिखते गए थे। सुबह उठ के वो लिखते थे, उनका काम था, वो क्रिएटिव पर्सन।
सिमिलरली गाने वाला है जो म्यूजिशियन रहते हैं फेमस, हर दिन आप गाने क्यों नहीं बनाते? आप गाने बना के रखते, लोग नहीं सुनना चाहेंगे? आपने तो अपनी पूरी करियर में 10 गाने बनाए या 20 गाने, आप तो जिंदगी भर रहे तो अगर 365 दिन है 365 गाने बना सकते हो, तो कितने गाने होंगे आपके बैंक में? आप जिंदगी भर आपके फैंस सुनेंगे आपके गाने? बोलते नहीं। आई थिंक इट इज लेजीनेस। बोलते ना हम कुछ बनाते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं वही हम रिलीज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई क्रिएटिव काम करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, वो थक जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, पेट भर गया तो दिमाग पे ताले लग जाते हैं। यहाँ पेट भर गया तो दिमाग पे क्रैक। ये हमारी इस बेल्ट का काम है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द स्टोरी कि वंस योर स्टमक इज फुल, वंस यू फील सिक्योर, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द हिंदी बेल्ट। एंड ये शायद आमिर खान साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो तो एक डायरेक्टर को एक ही फिल्म एक ही बार देते हैं, उसके बाद उस डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं करते, और वो जो डायरेक्टर काम करके देता है वो कभी फिर बाद में रिपीट नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो डायरेक्टर कभी उससे अच्छी फिल्म बना सकता। आप नोटिस कर लो उनकी हर फिल्म के ऊपर, उसके बाद उस डायरेक्टर ने कोई बेहतरीन या सुपरहिट फिल्म बनाई होगी। तो आमिर खान ये जानता है कि जो आदमी इतना इंटेंस अपने क्राफ्ट के पीछे पड़ा हुआ है, उसको भूख है कुछ बनने की, और फिर उसके बाद मुझे लोग ढूंढते रहते कि इसके अंदर भूख है कि नहीं, हमारे एक्टर ढूंढते रहते इसके अंदर भूख है कि नहीं कुछ करने की। नहीं नहीं, इसका तो पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ था, दिमाग पे ताले लग गए। ये आई थिंक वो कोट कर दो आप आमिर खान साहब के। अबू मलिक का कहना है, पेट भर गया तो दिमाग पे ताले लग जाते हैं। आपका जो गाना है वो किस तरह का गाना है, उसके बोल क्या है, वो सुनाइए जरा हमारे दर्शकों को। स्टोरी बड़ी अच्छी है। ये मेरा फेवरेट गाना था, तो मैं जैसे सबसे, अभी मुझे पता नहीं कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो बोलता मैं चाहता था कि चलो ये गाना मैं नहीं गाता, कोई ऐसे सिंगर से गवाता हूँ जिससे वो पिक्चर गाना की पहुंच जा, बहुत लोग सुनेंगे। तो मैं अपने भाई के पास गया, डब्बू के, उनका बेटा था, मैंने बोला उससे गवा दो। मैं इनोसेंट आदमी था, मैं तो इनोसेंट की तरह किस बात करूंगा। तो उनके लिए शायद वो गाना सही नहीं था, उनको ऐसा लगा कि गाने के बोल ऐसे हैं कि दे आर नॉट, दे आर लव का गाना था। फिर मैंने सोचा किससे गवाऊं ये गाना, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, डजंट मैटर, मैं तो क्योंकि मेरे पास फाइनल ऑल्टरनेटिव था कि मैं खुद गाऊंगा। फिर मैं गाना सोनू निगम के पास ले गया, पर सोनू इज अ वेरी गुड मैन, तो सोनू ने वो गाना गा दिया, रिकॉर्ड हो गया। तो गाने के बाद वो मेरे दिल में रहती है, वो धड़कनों में रोज हंसती है, मैं अकेला नहीं इस दुनिया में, वो साया बन के रोज साथ चलती है, वो मेरे दिल में रहती है। ये जो हरकत थी ना, ये मैं सोचता था सोनू जो तरह से लेगा या कोई वेरी क्वालिफाइड सिंगर करेगा। तो एनीवे सोनू ने इमीडिएटली में बोला गा दिया, तो गा दिया। तो मैंने कहा वेरी थैंकफुल। पर हमारा प्लान था कि जो फिल्म थी ना सुशांत सिंह की, खान की, सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं आप? सुशांत सिंह राजपूत और सोहा अली खान, सोहा अली खान की पिक्चर थी जो पहाड़ों में बनी थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ। मैंने सोचा था ये उधर जाके उनको ये गाना दूंगा कि वो पहाड़ी तुमसे यारी 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 कोई कोरस चलता था पहाड़ों का। तो मैंने, मगर वो बाय द टाइम वो पिक्चर रेडी हो, मतलब उसकी शूटिंग हो गई थी, गाने हो गए थे, तो शायद ये गाना वहाँ पहुंचा ही नहीं। मैंने किसी को भेजा था देखने कि गाना सुना, तो ये भी एंगल था। तो उस एंगल से मैंने सोनू जी से कहा था कि मे बी विल ट्राई टू प्रेजेंट इट, और ये होगा। फिर मैंने उनसे बोला कि अब मैं गाना रिलीज करना चाहता हूँ कि इसकी पहुँच होगी। तो मैंने मैसेज डाला था, तो उसका रिप्लाई आया, उनकी असिस्टेंट से बात की थी, वो रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने इसको अपनी वॉइस में रिलीज किया, देखो अगर कमिटमेंट थी किसी को किसी चीज़ की, तो व्हाई शुड आई लेट देम डाउन। मे बी दे वांटेड टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन, या मैं उनके पास, मैंने सोचा कि आई वाज आल्सो गेटिंग टायर्ड, क्योंकि हर हफ्ते मेरा गाना रिलीज हो रहा और मैं पूरी दुनिया में शूटिंग कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ये भी गाना शूट करके इसको भी रिलीज कर दो। क्या अभी तो 500-600 लोगों ने देखा होगा, या जो भी होगा देखेंगे। मगर मेरा बाद में है कि जब 100 गाने लग जाए तो मैं एडवर्टाइज करूँगा चैनल को, उससे पहले नहीं करूँगा। मेरे 100 गाने लगने जाए चाहिए OTT प्लेटफॉर्म पे, मगर वो OTT बहुत अच्छा चल रहा है। जो PDL रिलीज करता है ना गाने मेरे हर हफ्ते में, वो बहुत अच्छा चल रहा है, उससे रॉयल्टीज आती है उधर से। और एक है अम्बाला म्यूजिक, वो भी मेरे गाने रिलीज करता है हर हफ्ते, तो उसकी वजह से दैट इज डूइंग वेरी गुड उस प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब पे तो मैंने ऐसी मस्ती की,
एक दिन मैंने गाना अपने ऊपर पिक्चराइज कर लिया तो मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सब गाने में भी हो, तो मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ शूटिंग ही कर लेता हूँ। अभी 40 गाने लेके जा रहा हूँ 3 सितंबर, मैं आऊँगा नवंबर में, 40 गाने शूट करूँगा। तो ये कहानी है इस गाने की, वो मेरे दिल में। मलिक ब्रदर ने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। जो पहले काम करने का तरीका था और जो आज काम करने का तरीका है, कितना डिफरेंस मानते हैं इसमें? अन्नू के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था, गाना बनाता था, फिर उसके ऊपर ऑर्केस्ट्रा के लिए कोई और लोग आते थे, फिर कुछ ऑर्केस्ट्रा बजता था, 100-100 म्यूजिशियन होते थे, फिर डायरेक्टरों को कन्विंस करना पड़ता था एक-एक गाने के पीछे, बहुत कुछ था। आज भी चलो वैसा ही है कि गाना कंपोज किया तो एक प्रोग्रामर आता है। अब मैं अगर फिर वो साउंड रिकॉर्डिंग होती है, साउंड रिकॉर्डिंग के बाद मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बाद मास्टरिंग होती है, तो हर चीज़ का पैसा अलग मांगते हैं। आप सोचोगे रिकॉर्डिंग है, जैसे आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड हो गया, रिलीज हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। रिकॉर्डिंग बाद मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग के लिए अलग पैसे, मास्टरिंग के लिए अलग पैसे, उसके लिए यार ऐसे तो मेरे 200 गाने के मेरे तो करोड़ों रुपए या तो खाने के वांदे हो गए, वो तो पेट खाली हो गया तो दिमाग मेरा चलना शुरू हो जाएगा, मेरा चल गया तो मेरे तो पेट खाली था, तो मैं क्या करूं? तो मैंने ये बैठ के सीखा। मैं एक आदमी जो बैठ के अपना गाना बनाता हूँ, लिखता हूँ, उसको उसका म्यूजिक का स्ट्रक्चर बनाता हूँ कंप्यूटर से। ये ऑर्केस्ट्रा आप सुनते हो ना, वो मेरा ऑर्केस्ट्रा बनाऊँ, मैं बनाता हूँ, जिसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। एक अलग आदमी प्रोग्रामिंग का है जो 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक लेता है एक गाना प्रोग्राम करने के लिए। हाँ, आप इसका बिल बनाते जाओ तो 20 लाख रुपए का एक गाने का बिल हो गया, तो 200 गाने का बिल जरा कैलकुलेट करना, 200 गाने का बिल कितना हो गया? इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं? नहीं, मैं कहाँ से लाता हूँ, मैं खुद करता हूँ। तो जो आपकी मेहनत है, अगर इस काम को कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसका इतना खर्चा आएगा, आप ये बता रहे हैं? हाँ, खर्चा आएगा, मतलब एक 10,000 रुपए से लेके 5 लाख तक तो प्रोग्रामर ले लेता है, या 10 लाख भी ले लेता। तो आजकल कई प्रोग्रामर बड़े फेमस है, वो 10-10, 15-15 लाख रुपए देते हैं एक गाना प्रोग्राम मतलब क्या है कि गाने की जो धुन बनी है उस पर ढंग 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 टैंग करने के लिए उसका ये बिल बना। आप सोचो, फिर उसके बाद उस गाने को रिकॉर्ड करने जाओ तो चलो रिकॉर्डिंग के चार्जेस क्या है, 1500 रुपए घंटे। तो हमने गाना रिकॉर्ड कर दिया, 1500 रुपए घंटे के बाद गाना मिल गया आपको। गाना नहीं मिला आपको, आपने खाली रिकॉर्ड किया है, उसके 1500 रुपए घंटे। उसका मिक्सिंग करने का चार्ज 25,000 से लेके 2.5 लाख तक है, 25,000 रुपए से 2.5 लाख तक है, वो 2.5 लाख रुपया है। मैंने सोचा यार ये तो बर्बादी का चक्कर है, तो कैसे होगा? और बोले फिर ये गाना वैसा नहीं बजेगा। अरे 2 इंच के स्क्रीन पे आप गाना देखो, अगर 70 mm स्क्रीन पे देखो तो मैं इतना खर्चा भी करूँ। 70 बड़ा स्क्रीन के लिए गाना, ये गाना ले जाओ आप यश राज के स्टूडियो में, उसको प्रॉपर ही ऑर्केस्ट्राइज करो, उसके वायलेंस बनाओ, ये करो, स्ट्रक्चर करो, फिर मिक्सिंग करो, तो फिल्म सिनेमा से बाहर आना चाहिए ना, स्क्रीन से, बड़े स्क्रीन से। ये आप देख रहे हो 2 इंच के स्क्रीन पे, इसके ऊपर कितने घंटे लगने चाहिए, कितने घंटे हो, और कितने लाखों लोग कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं अपने वो वीडियोस बनाने में। वो लोग वीडियो को ऐसे करके ऐसे स्वाइप है, तो मेरा भी स्वाइप हो जाए, मगर मेरा खर्चा नहीं। आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? एक तो मैं जाऊंगा अभी 40 शूटिंग करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके और यूरोप, ये 4 जगह। वो 2 तारीख को जाऊंगा या 10 तारीख को जाऊंगा, दैट डिपेंड्स। अभी थोड़ी मेरी बंदिश है, मेरा जैकी है, तो मैं ज़्यादा दिन जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को याद आएगा तो मैं भागे आऊँगा। मुझे माई पेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं लोनली भी बहुत रहने लग गया हूँ, तो मुझे देखो कितने दिन रहूँगा, मगर मेरा नवंबर एंड तक का प्लान है बाहर जाने का। उस बीच में मेरे शोज़ हैं। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो दिलीप कुमार है गुजरात के, उनका नाम है सिद्धार्थ रंडेरिया। वो अगर आप गूगल करो तो आपको पता है, उनका इंटरव्यू लेना चाहिए कभी आपको। सिद्धार्थ रंडेरिया उनका नाम है, और वो गुजरात के दिलीप कुमार संजीव, जो भी टॉप आप एक्टर समझो एंट्री करते उसके वो हैं। और उनका एक शो जाता है ब्लफ मास्टर गुजू, तो मैं हर बार उनके गुजू भाई के शोज देखे जाता हूँ पूरी। तो अब हम लोग का टाइम है यूरोप और यूके। 19 तारीख से वो शो शुरू होगा, 19 से लेकर 30 तक अक्टूबर, तो बीच में मुझे वो शोज करने हैं। इससे मेरा इंटरनेशनल शोज का सिलसिला फिर शुरू है, बहुत गैप के। इंडस्ट्री में आने वाले युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? फिल्म्स आपके लिए, फिल्म्स एक शायद ओल्ड ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपके लिए जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब प्लेटफॉर्म्स पे काम आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि बिना एक्टर्स के आप ये बन नहीं सकते। और OTT प्लेटफॉर्म पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपका क्राफ्ट
आपको आना चाहिए। और क्राफ्ट आएगा तो आपको काम ज़रूर मिलेगा, डेडिकेशन है इसमें। मगर अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने एक बैकग्राउंड वॉल को बनाने के लिए आपको अपने बिजनेसेस या आपको कुछ अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जिससे आप उस पर फॉल बैक कर सकें। ऐसा नहीं कि दिस इज़ द लास्ट और के बिना मर जाएंगे आप। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड यंग में है भी। हमारे बच्चे लोग भी, आदर मलिक मेरा बहुत फेमस बेटा है, आदर मलिक, अगर गूगल करें वो लंदन में बेस्ड है। वो बहुत बड़ा एक्टर है और कॉमिक है। आप टीवी पे उसकी पूरी कमाई टेलीफोन पे, लोग उसको देखने के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं। तो उस नेम इज़ आदर मलिक। तो उसने अपने आप वो बिजनेस क्रिएट किया। ऐसी तरह ये सब बच्चे क्रिएट करेंगे। यूट्यूबर्स हैं जो बेसिकली अपना नाम, म्यूजिक वाले हैं, सब लोग अपना अपना नाम क्रिएट करेंगे। मेहनत करते जाओ, मगर अपनी वॉल, अपनी जो सपोर्ट सिस्टम उसको कायम रखो, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप शहनाज के साथ भी कुछ करने वाले हैं। नहीं, मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं करूंगी, पर वो हुआ नहीं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी फिल्में आ रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आ गए। तो इन दो बड़े में आ गए तो फिर छोटा प्रोजेक्ट नहीं करना है। नहीं, मैं ये फील करता हूँ कि उनके जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये सब रिलीज होने चाहिए। और जब ये रिलीज होंगे तो वो अपने आप कहीं ना कहीं टाइम निकालेंगी और करेंगी उनका, जब उनको उस दायरे में काम आता है कि वो सही है तो वो करेंगी। वो अपना, वी आर फ्रेंड्स। और आई वुड विश हर दैट उनकी जो फिल्में हैं और वो सब सुपर चलें और उसके बाद हम कुछ ना कुछ करें जिससे सबको फ़ायदा और हो। वैसे मगर मैं नहीं चाहता कि एक यंग पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल कोई इसके कनेक्ट की वजह से उनका मे बी दैट मार्क इज़ नॉट देयर। आई एम नॉट अ यंग बॉय, यू नो, कि जिसके साथ आप कुछ एक गाना कर लीजिए या कुछ कर लीजिए। आई डोंट थिंक इट सूट्स मे बी देयर एंटायर प्लानिंग वर्क, एंड आई एग्री विद इट ऑल्सो। बट आई होप दैट हर फिल्म्स डू वेरी वेल एंड वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मुझे इस बात में कोई नहीं, मगर उन्होंने बोला था करेंगे। मैं सिद्धार्थ के साथ ज़्यादा करना चाहता, सिद्धार्थ, शहनाज के साथ तो मेरा कभी कोई प्लान नहीं था। सिद्धार्थ के साथ मैं करना चाहता और सिद्धार्थ पास है। सिद्धार्थ ने बोला था गाने करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, उनकी कमिटमेंट है। शहनाज के साथ तो मेरी फ्रेंडशिप है, वी आर ऑल फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो उनका ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है मेरे पास कि वो करेंगी कि नहीं करेंगी। आई एम हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग। उनकी फिल्में चले, वो उनकी सक्सेस हो, यंग लोग हैं, उनके आगे पूरा फ्यूचर उनका बना है। उसके ऊपर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है लाइफ के अंदर कि दूसरा तो देख ही ना सकता। उसने फेस की उस ट्रेजेडी को, एंड आई होप लॉट ऑफ सक्सेस। तो ये थे हमारे साथ संगीत की दुनिया के बादशाह अबू मलिक साहब। इनसे ढेर सारी बातें हुई और बहुत अच्छी बात इन्होंने युवाओं के लिए ये कही है, अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो अपनी पीठ को मजबूत करके आइए। पेट भरने के बाद दिमाग पर ताले मत लगाइए। क्यों? जब आपके दिमाग पर ताले लग जाएंगे तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। वो भूख हमेशा रखनी है जिससे आप अपना जज्बा जिंदा रख सकें। तो देखते रहिए मेरे साथ दाबिर खान शो। जय हिंद।